हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, डेली रात 10 बजे जागरण क्लास होती है। जागरण क्लास में इस समय हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के 9 से लेकर के 12 तक के पूरे क्वेश्चन, जिसमें कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपके मतलब जीके जीएस में सभी सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। तो जीएस की क्लास आपकी होती है एकदम से जबरदस्त वाली। तो 10 बजे जागरण क्लास, और आप हमको, जैसा कि मैंने आप लोगों से टाइम मांगा था, 2 दिन का टाइम आप लोगों से और लेंगे। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे। अच्छे अच्छे कंटेंट का मतलब रियल में अच्छे कंटेंट होंगे। एससीईआरटी और एनसीईआरटी हमारा हमेशा का बेस रहा है, हमेशा का। तो उसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमेशा कहते हैं, अगर यूपी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो एससीईआरटी को कभी भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को एकदम से थोड़ा सा सीरियस होकर के, क्योंकि एग्जाम की डेट कभी भी आपकी आ सकती है। तो आराम से सीरियस होकर के रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत सरकार 2012 से 17 पंचवर्षीय योजना मतलब कौन से नंबर की है? जो भारत सरकार की 2012 से लेकर के 17 वाली पंचवर्षीय योजना है, वो कौन से नंबर की है? एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से शेयर कर देंगे, फटाफट से शेयर करेंगे जिससे कि सभी तक पहुंच सके। एक बार शेयर करेंगे और अपने अपने लाइक का नंबर बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो उत्तर यहां पर सही हो जाता है ऑप्शन आपका सी, ये 12वें नंबर के। ऑप्शन सी सही हो जाता है 12वें नंबर के। भारत सरकार जो 2012 से 17 तक ये योजना चलाई है, पंचवर्षीय योजना, ये इसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 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 आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। बहुत ही बढ़िया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 को। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना है किस देश में शुरू हुई थी और कब शुरू हुई थी? सबसे पहले बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब आ गया रूस में। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। 1928 में रूस में हुई थी। किस देश में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कहां पर शुरू हुई थी? रूस में हुई थी। और कब हुई थी? 1928 में हुई थी। अच्छा, आप लोगों को हम बता चुके हैं योजना आयोग कब गठित हुआ था। योजना आयोग कब गठित हुआ था और उसके बाद योजना आयोग से नीति आयोग कब बना? ये दोनों क्वेश्चन की रिप्लाई आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में करिए, जल्दी से, बिना किसी देरी के, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार 2 दिन हम करवा चुके हैं। करंट में भी करवाए हैं और साथ ही साथ में कल के क्वेश्चन में भी आपको करवाए गए। नीति आयोग, योजना आयोग आपके मतलब रट चुका होगा। और फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, एकदम से रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, सही जवाब है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी और 2015 में 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग में बदल दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है और जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। अगर आप लोग जल्दी रिप्लाई करते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है कि आप लोग नकल नहीं करते हैं और खुद के दम पर रिप्लाई कर रहे हैं। रिप्लाई जल्दी आपकी आनी चाहिए, ये एक्सपेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता फटाफट से बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल जल्दी से बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी।
सिंधु घाटी सभ्यता के विकल्प में से ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, ईंट के बने भवन थे उस समय। और यहां पर देखिए सिंधु घाटी की मुख्य विशेषता की अगर हम बात करते हैं, मुख्य विशेषता में देखिए नगर नियोजन प्रणाली इसकी मुख्य विशेषता थी। नगर नियोजन प्रणाली इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और भारत का, ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम शहरी सभ्यता भी इसे माना जाता है। प्रथम शहरी सभ्यता भी यही थी। ठीक है, चलिए। और इसकी कुछ विशेषता में से आप बता सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है किस नदी के किनारे हुआ है? किसके किनारे हुआ है आप बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है किस नदी के किनारे हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? नोटिफिकेशन गया है कि नहीं गया है? गया है? हमारे में ही नहीं दिख रहा है। एक मिनट, ठीक है। हाँ, सड़कें पक्की थी। और सिंधु घाटी जो इसका विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु और घग्गर जिसे प्राचीन सरस्वती माना जाता है उसके किनारे पर इसका हुआ था विकास। और इसके प्रमुख केंद्र में कौन कौन था? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, धोलीवीरा था, राखीगढ़ी, ये सभी इसके प्रमुख केंद्र में माने जाते हैं। आपको एससीईआरटी में हमने बताया था। और दयाराम साहनी का नाम आता है हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए 1921 में दयाराम साहनी का नाम मतलब आता है हड़प्पा के उत्खनन के लिए। ठीक है, चलिए। और मोहनजोदड़ो का जो खोजकर्ता माना जाता है वो राखलदास बैनर्जी को माना जाता है। ठीक है, और ये पूरी सभ्यता जैसे कि अभी आपको मैंने बताया सिंधु घाटी नदी में फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। ठीक है, तो और एक चीज आपको बताते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा गया कांस्य सभ्यता। तो प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो मैंने बताया है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मैंने बताई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय नहीं है, अल्कलाइन नहीं है? चलिए जल्दी से बताते रहिए। फटाफट से जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सल्फर। ऑप्शन यहां पर आपका डी से हो जाता है। सल्फर जो है ये क्षारीय नहीं है, क्षारीय अल्कलाइन बेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट से और जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बिल्कुल सही ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट ऑप्शन आपका बी सही होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका जो अणु सूत्र होता है KNO3 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो अणु सूत्र होता है वो होता है KNO3 है। अच्छा, पोटेशियम नाइट्रेट को और किस नाम से जाना जाता है?
एक बार फटाफट से जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं लाइक करेंगे और जल्दी जल्दी से शेयर करेंगे। जितने लोग हैं कम से कम उतने लाइक आप लोग दिल से कर दीजिए, ठीक है। तो दिल से करिए, इनएक्टिव फॉर्म में ना रहिए, एक्टिव फॉर्म में आ जाइए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं आपके एग्जाम में। एग्जाम की डेट कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साल्ट पीटर। साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा बारूद का, अब यहां पर बारूद की बात करते हैं। तो बारूद का आविष्कार किसने किया था? बारूद का आविष्कारक कौन है? बारूद का आविष्कारक, बारूद का आविष्कारक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? आसान सा क्वेश्चन आप सभी के लिए आता है। स्वराज पार्टी के संस्थापक, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। इसमें तो फटाफट से रिप्लाई आनी चाहिए ना, जल्दी से। ऑप्शन यहां पर हमारा बी से हो जाता, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी। जब भारत आजाद नहीं था तो उसके स्वतंत्रता संग्राम के समय एक राजनीतिक दल बनता है जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। ये एक राजनीतिक पार्टी थी। इस दल की स्थापना मेनली आपको यहां पर बताते हैं, ये थोड़ा सा अधूरा सा है। देखिए इस दल की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। 1 जनवरी 1923 को हुई थी। किसने किसने की थी? अब यहां पर आपको बताते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास थे और साथ ही साथ में मोतीलाल नेहरू। तो दोनों के सहयोग से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो बस ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारा शासन हो और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हो, मतलब अंग्रेजों के बंधन से मुक्त हो। तो स्वराज का मतलब होता है, स्वराज का मतलब होता है अपना राज्य, भाई अपना राज्य, ठीक है। अच्छा ये पार्टी बंद भी हो गई। कब बंद हुई थी? 1935 में ये बंद भी हो गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 2012 की ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? अब बताइए, अब यहां पर सोचिए, हम अगर एग्जाम देने चल रहे हैं 2021 में, तो ये 2022 का जो ओलंपिक हुआ था तब का करंट। अब यहां पर 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट सही आता है? ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन यहां पर कौन सा सही होगा? वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। चलिए देखते हैं आज का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सही जवाब है साजन देखेंगे अमेरिका है। रचना है और उनके ऑप्शन सी अमेरिका है। लगभग 2012 की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका है। आपने देखा ही होगा। 2012 में जो ओलंपिक हुआ था, आजम जो रचना पर हुआ था देखेंगे लंदन में हुआ था। पूछे गए, लंदन में हुआ था किया है। और 2008 में जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो चलिए हम इन्हें बीजिंग में था। बीजिंग में वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे बताना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम रचनाएं देखेंगे और राइट में रचनाकार मिलेगा आपको। पहला है और आधुनिक ओलंपिक है, कामायनी कब शुरू हुआ था? तितली कब शुरू हुआ था? आपको हम जगह बता देते हैं। एथेंस से शुरू कब हुआ था आपको बताना है। शुरू कब हुआ था आपको बताना है। स्कंदगुप्त, पथिक, ठीक है, झरना, आंसू,
आकाशदीप। ये सब किसकी रचना है आपको समझ आ गया होगा। ये समय है जयशंकर प्रसाद की। दो आवाज बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से कामायनी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तितली, कंकाल, झरना और आंसू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। दो क्लास और भी है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये पूछा जाता है। जन्मेजय का नाग यज्ञ ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट है गोदान। गोदान में किसका वर्णन है? ग्राम्य जीवन का, कृषि संस्कृति, भारतीय किसान का जो संपूर्ण जीवन किस तरीके। सही हो जाएगा अभी, सही हो जाएगा। आप सही है, बताना चाहिए था, बताना चाहिए था। ठीक है ठीक है, कोई भूत नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, दूसरी क्लास भी साइड में ओपन हो जाती, पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली। हाँ, तो ये था, कुछ हो जाता टेक्निकल ग्लिच टाइप में। हाँ हाँ, ये चीज थी, बता देना चाहिए था, कमेंट हमने नहीं देखा था। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अभी जैसे पूजा शर्मा का आ रहा है कॉपी पेस्ट, तो रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना कॉपी पेस्ट प्लीज ना करें, पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, कोई भी चीज आप लोग बता रहे हैं तो उसको हम सुधार करेंगे ना। जैसे अब यहाँ पर वीडियो चल रहा था, आप बताना चाहिए। मुझे क्या पता कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। यहां पर देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती, विकल्प यहां पर कौन सा सही है? फटाफट से देखिए, यहां पे कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? नर्मदा है, ताप्ती है, पेरियार है, महानदी है। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। उत्तर यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, महानदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे, अच्छा महानदी गिरती कहां पर है? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा ये बताइए, प्राचीन काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में महानदी का नाम क्या था? क्या बात है, जल्दी से बताइए, प्राचीन काल में महानदी का नाम क्या था? आपको बताना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से। कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। प्राचीन काल में नहीं पता, चित्रोत्पला है, चित्रोत्पला इसका प्राचीन नाम है, चित्रोत्पला। ये भी मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है, चित्रोत्पला इसका महानदी का प्राचीन नाम माना जाता है, ठीक है। तो प्राचीन काल में महानदी का नाम क्या था? चित्रोत्पला था। और महानदी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और नाम है इसका, महानंदा है, महानंदा और चित्रोत्पला, ठीक। चलिए, महानदी का उद्गम कहां पर है? महानदी का उद्गम, महानदी का उद्गम जल्दी से बताइए। पता है, आप लोग जब रिप्लाई करते हैं ना, मुझे पता चलता है कि आप लोगों की तैयारी कितनी है, इस वजह से। हाँ, तो महानदी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बताते चलते हैं। महानदी भाई कोई बताएगा? ये ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है, ओडिशा की ये सबसे बड़ी नदी है।
और भाई 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 याद नहीं आ रहा है। तो महानदी का उद्गम रायपुर के समीप एक सिहावा नामक पर्वत श्रेणी है, वहां से इसका उद्गम होता है। और यहाँ पर बात करते हैं कि नर्मदा और ये ताप्ती, ये तो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा और ताप्ती कहाँ पर गिरती है? नर्मदा, ताप्ती और पेरियार ये कहाँ पर गिरती है? तो ये अरब सागर में ही गिरेगी। जब एक अरब सागर में नहीं गिरी तो तीनों अरब सागर में गिरेंगी। पेरियार कहाँ की नदी है? पेरियार मुख्य रूप से ये केरल की नदी, पेरियार केरल की नदी है। और महानदी पर ही एक बांध है, बड़ा ही फेमस है, जिसे कहते हैं हीराकुंड बांध। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना था? विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना था? पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप लोग ना सीरियस नहीं है, एकदम से सीरियस नहीं है। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, कुमार संगकारा। ऑप्शन ए सही हो जाता है। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहला जो क्रिकेटर था ये कुमार संगकारा है। कुमार संगकारा किस देश के क्रिकेटर हैं? किस देश के क्रिकेटर हैं? कहां के हैं ये श्रीलंका। अच्छा एक क्वेश्चन आप बताइए, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? विश्व कप जो वर्ल्ड कप है, क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है, कब शुरू हुआ था? विश्व कप कब शुरू हुआ था? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आप लोग सोच समझ के या सर्च करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा हैं, बहुत परेशान भी हैं, और जो नहीं परेशान है वो इतना सीरियस ही नहीं है। कुछ नहीं, समय चला जाएगा, आप पछताते रह जाएंगे, पूरा पछतावा होगा। राज्यसभा को फिल इन द ब्लैंक किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को फिल इन द ब्लैंक किस नाम से भी जाना जाता है? विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन या फिर निम्न सदन? राज्यसभा ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, उच्च सदन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, उच्च सदन है। जो राज्यसभा है भारतीय लोकतंत्र की जो ऊपरी सभा है, मतलब ऊपरी प्रतिनिधि सभा के नाम से इसे जाना जाता है। और जो लोकसभा है वो लोकसभा उसे निम्न सदन या फिर निचली प्रतिनिधि सभा के रूप में जाना जाता है। और राज्यसभा की बात करते हैं तो इसमें 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं, जो 12 सदस्य होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं नामित सदस्य। नामित सदस्य। टीचर पता है कितनी भी मेहनत कर ले, जब बच्चा खुद से सीरियस नहीं होता, अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस नहीं होता ना, कुछ नहीं हो सकता। ढेर सारी सुविधाएं, ढेर सारा मैटर आपको मिलता रहे, लेकिन जब तक आप अपने करियर के लिए सीरियस नहीं रहते हैं ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बस हम इतना ही कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा आप लोग बताइए राज्यसभा के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? चलिए जो क्वेश्चन पूछे जल्दी से बताते रहिए। अब देखिए यहाँ पे कितने कैसे कैसे रिप्लाई आ रही है, अलग अलग नाम आ रहे हैं।
ओम बिरला भी आ रहे हैं, एम वेंकैया नायडू भी आ रहे हैं। सही सही में है वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। क्या ही हो गया है भगवान। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अच्छा, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल वो कितने साल के लिए होता है? कितने साल के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अधिकतम संख्या 250 होती है, 250 सदस्य होते हैं। अच्छा, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 80 के तहत होता है, ध्यान रखिएगा। इतने सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको तैयार करने चाहिए। यही है, अगर ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया ओम बिरला और एम वेंकैया नायडू में तो आपका हो गया ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक पूछा जा रहा है? कौन सा विद्युत का सुचालक है? एक मिनट, सुचालक नहीं है। चीनी मिट्टी का बर्तन, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल। विकल्प कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी से बताते रहिए। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, चीनी मिट्टी का जो बर्तन है, चीनी मिट्टी का बर्तन ये विद्युत का सुचालक नहीं है। सुचालक का मतलब होता है जिससे कि सिंपल सी बात है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, वो सुचालक आता है। कुचालक का मतलब होता है जिन पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। विद्युत धारा के प्रवाह का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की गति है। ठीक है, ये भी कभी क्वेश्चन में पूछा गया, तभी आपको हम यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे बढ़िया सुचालक किसे माना जाता है? सबसे बढ़िया सुचालक किसे माना जाता है? ये चांदी को माना जाता है। सबसे बढ़िया सुचालक होता है चांदी। ठीक है, सुचालक और कुचालक में अंतर आपको क्लियर समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड। नागालैंड बहुत ही आसान सा, ऑप्शन बी से हो जाता कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ये नागालैंड इधर मतलब पूरा उत्तर पूर्वी राज्य है। इसका सबसे बड़ा जो नगर है कोहिमा ही है। चलिए, अच्छा, नागालैंड की जो सीमा है, अब देखेंगे पश्चिम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट सीमा बहुत पूछा जाता है। जब भी आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा थोड़ा सा टफ पेपर, उसमें सीमा जरूर पूछ लिया जाता है। तो नागालैंड की सीमा जो है पश्चिम में असम से लगती है। किससे लगती है? असम से। उत्तर में लगती है अरुणाचल प्रदेश से लगती है। पूर्व में लगती है वर्मा से, और दक्षिण में लगती है मणिपुर से। तो इसकी सीमा किस किस से लगती है? तो इतनी 4, असम से लगती है, और इधर अरुणाचल प्रदेश से लगती है, वर्मा से लगती है, मणिपुर से लगती है। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री कौन है? नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफियू रियोन। ठीक, चलिए, इसकी अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। और आपको यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देते हैं, नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राज्य भाषा इंग्लिश है। और आपको बताते चलते हैं कि जो इधर के राज्य है ना पूर्वी, बड़े ही अच्छे एकदम से, मतलब नेचर है वहां पे, बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति। अगर सच में कहीं पर घूमने वाली जगह है, लोग गोवा वगैरह
अलग अलग पसंद है, लेकिन गोवा में बीच के अलावा कुछ नहीं है। और पूर्वी भारत की तरफ आप जाते हैं ना, खो जाएंगे, वापस आने का आपको मन नहीं करेगा, ये कंडीशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आईसीटी, इसका संक्षिप्त नाम आपको बताना है। आईसीटी बहुत ही बोलचाल की भाषा में ज्यादा प्रयोग होता है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट से रिप्लाई करते रहिए पूरे एनर्जी के साथ, जोश और जुनून के साथ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहां पर हमारा आईसीटी का फुल फॉर्म है आईसीटी। आईसीटी ऑप्शन डी से हो जाता है। हिंदी ये इतना बड़ा सा लिख दिया गया, फिर इंग्लिश इसी वजह से विकल्प बहुत बड़ा लग रहा है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है आईसीटी ना, जिसमें सूचना और संचार का काम होता है। सूचना और संचार, सूचना दी जाती है और उसका संचार किस माध्यम से हो, ये सारी चीजें इसमें होती हैं आईसीटी में। और आईसीटी के माध्यम से आजकल शिक्षा को बहुत ही बढ़ावा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा दिमाग को खोलने वाला है। दिमाग को खोलने मतलब मेहनत लगेगी। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए जो प्रौद्योगिकी विकसित की गई थी, कौन सी है? रडार, सोनार, इकोलोकेशन या फिर लीडार? विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए। सोनार ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाता, सोनार है। तो सोनार में मेनली क्या होता है आपको बताते चलते हैं कि जैसे आपको बताते हैं, जो मेनली ये ना ध्वनि तरंगों पर आधारित होता है। ध्वनि तरंगों की सहायता से ही जो पानी के अंदर की वस्तुएं होती हैं उसका पता लगाने के लिए, पानी के अंदर कोई भी मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो भी मतलब विपक्षी वाले जो रहते हैं, जैसे अटैक कर रहे हैं या फिर किसी मशीन के साथ वहां पर छिपे हुए हैं, तो इन सभी चीजों का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया गया था। तो रडार का प्रयोग भी संकेतों को ग्रहण करने के लिए किया जाता है, जैसे वायुयान हुआ, लड़ाकू विमान हुआ, इन सभी का। ठीक है, चलिए साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग यहां पर लिख देते हैं सोनार। तो इसका साउंड नेविगेशन फुल फॉर्म में यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है ये। चलिए, तो नेविगेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए ये जो ध्वनि तरंगे होती, इसी पर ये आधारित है। मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आप लोग कर चुके हैं। जल्दी जल्दी से रिप्लाई। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, 100% सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, परम 8000 है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 माना जाता है। और कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? चार्ल्स बैबेज को। अच्छा, सुपर कंप्यूटर कहते किसे हैं? सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो हाई लेवल का परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू जो जनरल पर्पज वाले कंप्यूटर होते हैं उसकी अपेक्षा, मतलब ये हाई लेवल का परफॉर्म करता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, पूरे विश्व का सबसे फास्टेस्ट जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? एक मिनट, बैटरी लो हो चुकी है। ठीक है, कौन सा माना जाता है? बिल्कुल सही जवाब है, किसी ने रिप्लाई दी है भाई, फुगाकू है।
फुगाकू है, फुगाकू है, और ये जापान का है, फुगाकू जापान का है। फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट से, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव श्वसन में छोड़ा जाता है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? गैसों का मिश्रण, ढेर सारी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। तो जब रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, रिस्पिरेशन आप सभी को पता है, इसमें बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है रिस्पिरेशन में, लेकिन एक ये क्वेश्चन हमने आपको कुछ बताने के लिए उठाया है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और साथ ही साथ में जब कभी ये पूछा जाए कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, आप लोग इसके रिप्लाई फटाफट से कमेंट सेक्शन में करिए, हम जल्दी से कमेंट चेक कर रहे हैं। पेड़ पौधे श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं, नीचे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी से बताइए, पेड़ पौधे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? देखिए यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देते हैं, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन आप लोग गलत कर जाते हैं। देखिए जो रेस्पिरेशन है, श्वसन की प्रक्रिया दोनों के लिए, चाहे पेड़ पौधे हो जंतु हो, सभी के लिए वही है। रेस्पिरेशन की से वही डेफिनेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये मेनली रेस्पिरेशन नहीं होता है, इसके बीच में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, तब जाकर के रेस्पिरेशन होता है। ये तो बस सांस लेना और सांस बाहर निकालना की प्रक्रिया हुई। लेकिन यहाँ पर जब पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करते हैं, तब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और यही जो ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं, यही श्वसन की प्रक्रिया में हम भी लेते हैं और पेड़ पौधे भी लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। और आपको बताते चलते, जो वायु है, क्वेश्चन पूछा जाता है वायु क्या है, वायु यौगिक या मिश्रण, ये आपको हम बहुत बार बता चुके हैं। वायु क्या है, मिश्रण है, क्योंकि इनमें विभिन्न गैसों का जो रेशियो है वो फ्लक्चुएट भी होता रहता है। जैसे इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78% के करीब है, और ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और फिर उसमें से और भी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, यूरो किसकी मुद्रा है, यूरो किसकी मुद्रा है, यूरो किसकी मुद्रा। हम हमेशा ये चाहते हैं ना कि आप लोग खुद से सीरियस हो, खुद से अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, खुद से अलर्ट हो। इतना कंपटीशन, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी दिक्कतें हैं, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, पता नहीं आप लोग कब चेतेंगे। और ये जो छोटी मोटी चैट आप कर रहे हैं ना, एकदम से मतलब यूजलेस चीजें हैं। जब आपका समय ऐसा आएगा ना, जब आप सच में सिंसियर बनेंगे, सीरियस होंगे ना, आपको लगेगा आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा, क्वेश्चन क्या है, हाँ यूरो, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है। जो यूरोपियन जोन है ना, यूरो जोन, वो सभी की मुद्रा यूरो ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं। इंफ्रारेड रेज ये कैसी किरणें होती हैं, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल, या फिर अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक मिनट, चलिए
क्या बात है, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। और सभी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है ना, किसकी बनी होती है? फोटान की बनी होती हैं। ये सभी फोटान की बनी होती हैं। और देखिए अब कल से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, कल से जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा लिख के ले लीजिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन आप सही कर पाए तो बताइएगा। अभी आप लोगों को हलवा लग रहा है ना, हम भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे कि आप लोगों को बड़ा आसानी सा मतलब आसान सा क्वेश्चन लगे। कल का क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, एक भी अगर आप लोग सॉल्व कर पाए तो बताइएगा। अभी हम एकदम से सरल सरल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उठा रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सभी फोटान की बनी होती हैं और ये प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। और इसके पास ऊर्जा और संवेग दोनों होता है, ऊर्जा के साथ साथ संवेग भी होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से रिलेटेड बनता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खजुराहो के स्मारक कहां पाए जाते हैं? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, जल्दी से बढ़िए। खजुराहो के स्मारक, खजुराहो के स्मारक ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कब कंफ्यूजन दूर होगा? एग्जाम के बाद। ऑप्शन सी सही हो जाता है, एमपी। ऑप्शन सी एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश के अगर हम जिले की बात करते हैं तो जिला हम जिला तक भी बताए हैं। खजुराहो जो है छतरपुर जिला, छतरपुर जिला है मध्य प्रदेश का, तो वहां पर स्थित है खजुराहो का जो पूरा स्मारक है। खजुराहो मेनली चंदेल वंश की राजधानी थी। किसकी थी? चंदेल वंश की ये राजधानी थी। और खजुराहो में ही आपका एक मंदिर फेमस है जो कंदारिया महादेव और कंदारिया महादेव और चतुर्भुज मंदिर, कंदारिया महादेव और साथ ही साथ में चतुर्भुज मंदिर यहाँ का फेमस है, ठीक है। अच्छा, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? खजुराहो में मेनली जो कामुक वाली कलाकृतियां हैं, तो मतलब इसमें जो मूर्तियां हैं कुछ नग्न कुछ अर्धनग्न अवस्था में ऐसी रहती हैं, तो इस वजह से। और आगे एक तरीके से ये खजुराहो जो है ना, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी ये है खजुराहो। हाँ, चंदेल वंश के संस्थापक थे नुन्नक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? इंपॉर्टेंट है, ताशकंद। ऑप्शन बी सही हो जाता है, 1965। ऑप्शन बी 1965, 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। और आपको बताते चलते हैं, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। किसकी? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है। तो ताशकंद समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था।
19 को जो जब 1966 को हुआ था तो किस युद्ध के बाद हुआ, यानी कि 1965 के बाद हुआ। ठीक है, एक शांति समझौता आप कह सकते हैं, एक शांति समझौता था। तो इस समझौते के अनुसार तय हुआ था कि मतलब भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। तो उस समय ताशकंद सोवियत संघ, जो कि वर्तमान उज्बेकिस्तान है, इसमें ये समझौता हुआ था और ये उज्बेकिस्तान इसकी क्या है, राजधानी है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, और ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री का निधन भी हो गया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ लगती है? थली सीमा की बात है तो कहां पर? बांग्लादेश की थली सीमा, बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ लगती है? जल्दी से बताइए, सोच के देख के विकल्प बताइएगा। बांग्लादेश है तो केवल भारत, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ऑप्शन बी, भारत और म्यांमार दोनों के साथ लगती है। इसकी जो सीमा है ये भारत और म्यांमार दोनों के साथ लगती है। अच्छा, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो स्वतंत्रता दिवस हम बताएंगे, और बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था आपको बताना है। ये भारत पाक युद्ध के दौरान ही इसका निर्माण हुआ था, कब हुआ था ये आपको बताना है, और ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है ये भी बताना है। ठीक है, बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था, भारत पाक युद्ध के समय हुआ था। और ये स्वतंत्रता दिवस अपना कब मनाता है? तो ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है जल्दी से 1 दिसंबर नहीं, कब मनाता है भाई? ये अपना जो स्वतंत्रता दिवस है 16 दिसंबर को मनाता है। 16 दिसंबर को ये बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और बांग्लादेश की जो सीमा है पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, त्रिपुरा के साथ, असम के साथ, मिजोरम और मेघालय राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया कितने राज्यों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी है जो दिल से संबंधित नहीं है? नीरज सिंह, दोबारा आप शांति बचाए रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी से हो जाता है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ये बीमारी किससे संबंधित है? डिप्थीरिया दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। डिप्थीरिया डिप्थीरिया में सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। ये मेनली नाक और गले से संबंधित, आप कह सकते हैं गला मेन है, गले से संबंधित है, साथ ही साथ में नाक और गला आप दोनों जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिप्थीरिया मेनली श्वास नली भी आप कह सकते हैं, जैसे जैसे विकल्प आएगा तो आप लोग उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। अच्छा, डीपीटी
डीपीटी के बारे में आप लोग बता सकते हैं, डीपीटी क्या है? डीपीटी देखिए, डीपीटी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट डीपीटी। डीपीटी हाँ, इसमें देखिए एक वैक्सीन है, ये डीपीटी मतलब एक वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है जो 3 चीजों को प्रोटेक्ट करता है। किसे? डिप्थीरिया को, किसे किसे? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, टिटनस, टिटनस और पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस जिसे कहते हैं वूपिंग कफ, पर्ट्यूसिस, इसे हम कहते हैं पर्ट्यूसिस को हुफिंग कफ। हुफिंग कफ को क्या कहते हैं? काली खांसी। सही है, क्लियर हो गया। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए डीपीटी की वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये क्लियर हो गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये डीपीटी का टीका बच्चों को लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी हम आपको बताते चलेंगे। कल की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। 10 बजे जागरण क्लास है, आपको बताते चलते हैं। डेली 9 बजे आपकी करंट अफेयर की मॉर्निंग क्लास चलती है, दोपहर के 3 बजे क्लास होती है, रात के 10 बजे जागरण क्लास है। कल की जागरण क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। एक भी मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा और वो भी मिलने 9 से लेकर के 12 तक की एससीईआरटी होगी, जिसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो सभी 9th क्लास के ही होंगे, लेकिन टफ होंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नासा का मुख्यालय कहां पर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, नासा का मुख्यालय नासा का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बोस्टन, टेक्सास। नासा बताने की जरूरत नहीं है, जैसा लग रहा था ये क्वेश्चन ही छोड़ते हुए चले। नासा हाँ, रट गया है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं, इसकी सही रिप्लाई की जरूरत है। नेशनल एरोनॉटिक्स, NASA, ऑप्शन बी सही हो जाता है। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे संक्षेप में नासा कहते हैं। संयुक्त राज्य मतलब अंतरिक्ष यान के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की है ये, जो अंतरिक्ष यान के लिए ये जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके संस्थापक कौन है? नासा के संस्थापक, चलिए बताते हैं आपको। नासा के संस्थापक हैं डेविड आइजनहावर, ये इसके संस्थापक हैं। नोट मतलब ध्यान रखे रहिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, और साथ ही साथ में इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का संगठन है। और इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम। आपको पूरा टाइम दे रहे हैं रिप्लाई करने के लिए, पूरा टाइम दे रहे हैं रिप्लाई करने के लिए। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कहां लिखा है? कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? ऑप्शन डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। और जो एनजीटी है ना, पर्यावरण से संबंधित एक कह सकते हैं कि आप एक अभिकरण है,
अधिकरण है, ठीक है। और एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में ही हुई है। और एनजीटी का जो न्यायालय है वो कहां पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है न्यू दिल्ली में। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सुपर टेट या यूपी टेट में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? एनजीटी के अध्यक्ष, चलिए आपको बताते हैं, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। आदर्श, एक मिनट, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है। और आपको बताते चलते हैं ये 5 साल के लिए ये नियुक्त किए गए हैं एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में। एनजीटी का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहां कहां पर हैं? 4, देखिए मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है नई दिल्ली में है। और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है 4 है। कहां कहां पर है? भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। कहां पर है? जितनी चीजें आपको बता रहे हैं सीरियसली अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें लेश मात्र का भी संशय नहीं होगा कि आपको क्लास ना अच्छी लगे, लेकिन अगर आप सच में सीरियस होंगे तो, ठीक है। कहां पर है पूरा आपको मैंने बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है। इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह है। इसे कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? 2012, 13, 14 या फिर 15? जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए फटाफट से। ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाता है 2013 में। ऑप्शन बी सही होता है 2013 में, ठीक है। इसे एक मिनट, ये हमको लग भी रहा था, जस्ट 10 सेकेंड भाई, 10 सेकेंड। सबसे मेन तो आपको बता दें चलिए अब सही है। ये जो इनसैट 3D है ये मौसम संबंधित जो सूचना प्रदान करने वाला उपग्रह है। ये माना जाता है आपदा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलर्ट करता है, जैसे वर्षा हुआ, इन सभी की पहले से पूर्ण जानकारी विस्तृत तरीके से प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में फिल इन द ब्लैंक में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। कब? भारत, अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, किस सन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? अगला क्वेश्चन, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पर बी सही हो जाता है 1858। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, ठीक है। तो आपको बताते चलते जो 1857 की क्रांति हुई, तो फिर 1857 की क्रांति के बाद 1858 में मेनली 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग की इलाहाबाद से महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से ही यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत होती है, ठीक है। और 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी का नियंत्रण शुरू हो गया था। ये सारी चीजें आप जानते हैं। और फिर 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, ठीक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुमारी पीयूषा, पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो। आमतौर पर एक वर्णांधता जो है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है?
वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए आनुवांशिक। ये बीमारी होती है, आनुवांशिक तरीके से चलती रहती है, हेरिडिटी होती है, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये विरासत में मिलती है। तो इसमें क्या होता है जानते हैं, कुछ रंगों के बीच भेद करने की क्षमता खत्म हो जाती है। कुछ रंगों में मेनली कौन कौन से रंग हैं, कुछ रंगों की हम यहाँ पर बात क्यों की है, हम ये चाह रहे हैं कि रंग आप बताएं। कुछ रंगों में भेद करने की क्षमता इसमें खत्म हो जाती है और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रंग आप बताएं कि किसमें ये भेद नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है रिंग की, लाल और हरे में ये भेद नहीं कर पाते, लाल और हरा रंग ये नहीं पहचान पाते, इनकी इसमें क्षमता नहीं होती। और इस रोग से जो प्रभावित होता है मेल और फीमेल में, मेनली मेल होता है, पुरुष होता है। और इस रोग की जो वाहक होती हैं ये स्त्रियां ही होती हैं, स्त्रियां होती हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए। अच्छा, हीमोफीलिया जानते हैं क्या है? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बिल्कुल सही है। आप लोग जैसे रक्त लिख दिए, हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया भी आनुवांशिक होता है, हीमोफीलिया भी आनुवांशिक होता है। इसमें मेनली जानते हैं क्या है? रक्त की कमी नहीं, इसमें रक्त का थक्का सामान्य रूप से नहीं बनता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। जैसे मतलब जब खून ठीक से जम ही नहीं पाता है तो चोट लगने के बाद शरीर के बाहर मतलब या अंदर ही बहुत ज्यादा खून बहता ही रहता है, रुकता नहीं है। हीमोफीलिया यही है, ये आनुवंशिक बीमारी। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और हीमोफीलिया भी जो होता है, इसमें ये बीमारी जो होती है पुरुषों को ही होती है और ट्रांसमिट जो होता है मतलब औरतों के द्वारा ही ये फैलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और इस रोग से पीड़ित रोगियों की जो संख्या है भारत में कम है। और यहां पर आपको एक साइंटिफिक मतलब चीज बता देते हैं, तगड़ा वाला क्वेश्चन। ये बीमारी जब होती है ना तो इस बीमारी में से पीड़ित जो व्यक्ति होता है इसके रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी हो जाती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी हो जाती है। और बस यही चीज है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है इसमें रुधिर को थक्का बना मतलब जल्दी से ये थक्का बना देता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि थक्का नहीं बना पाता, खून का बहना कंटिन्यू चालू रहता है। तो इसके पीछे जो रीजन है थ्रोम्बोप्लास्टिन का है। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? चलिए जल्दी से बताइए क्या है ये, जल्दी से बताइए। इस समूह से संबंधित कौन सा नहीं है? रैबिट बिल्कुल सही जवाब है। कैसे संबंधित नहीं है? कैसे संबंधित नहीं है? ये कैसे संबंधित नहीं है? रैबिट कैसे संबंधित नहीं है? दिमाग 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 दौड़ाइए। दौड़ गया तो ठीक है, नहीं दौड़ा तो दौड़ा के बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाकी तो हम वही हैं। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहां पर स्थित है? पेरिस है, वॉशिंगटन है, जिनेवा, न्यूयॉर्क। जली है।
कितनी बढ़िया सी रिप्लाई आ रही है सभी। चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेन जब वीडियो खत्म होगा चेक करेंगे। स्वतंत्रता की प्रतिमा जो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ये कहाँ पर स्थित है? पेरिस, वॉशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे? ऑप्शन डी सही हो जाता है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है स्वतंत्रता की प्रतिमा, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। चलिए, अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसे माना जाता है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, अब यहां पर बताइए, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसे कहा जाता है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, बिल्कुल सही जवाब है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसका अनावरण किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। और सबसे ऊंची प्रतिमा का श्रेय जाता है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का। और ये प्रतिमा जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, और ये है 182 मीटर लंबी है, जिसे 34 महीने में पूरा किया गया था। ठीक है, ये नहीं भूलना है भाई, अब इसे कैसे भूला जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? थके तो नहीं है ना? पूरी एनर्जी और जोश होना चाहिए सभी में, फटाफट से। चलिए सभी क्वेश्चन की करते हैं सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। भारत सरकार, यहां पर थोड़ा सा जूम कर लें क्या? थोड़ा सा जूम करते हैं, 1 मिनट, जस्ट वेट। भारत सरकार 2012-17 पंचवर्षीय योजना जो चलाई, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है? भारत सरकार के द्वारा चलाई गई पंचवर्षीय योजना 2012-17 कौन सी पंचवर्षीय योजना है? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। 1 मिनट में थोड़ा सा हाँ, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? 12-13 कैसे आ रहा है भाई? अरे राम, अभी भी 12-13 ही आ रहा है। ऑप्शन सी सही हो जाता है, 12वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी, इसे जूम कर देते हैं थोड़ा सा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, ईंट के बने हुए भवन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्कलाइन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्कलाइन नहीं है? ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, सल्फर। जब सुपरफास्ट रिवीजन करवाएं तो आपका टारगेट होना चाहिए 100%। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, सभी लोग सीरियस रहिए। आप टाइम वेस्ट करेंगे, मेरा कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो विकल्प आप सभी की स्क्रीन पर, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के संस्थापक, विकल्प में मोतीलाल नेहरू हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैसे सी राजगोपालाचारी भी इसमें शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पर सॉरी, ये है CR दास हैं, चितरंजन दास है। अगला क्वेश्चन है, 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? विकल्प सी सही हो जाता है, अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा नहीं मिलती है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, महानदी है, ये अरब सागर में नहीं मिलती। बाकी नर्मदा है, ताप्ती है, पेरियार है, ये सभी नदियां अरब सागर में जाकर के मिलती हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? ध्यान रखिएगा, कल के 10 बजे वाली क्लास में आपको एकदम से टॉप लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 100% एक एक शब्द आपकी SCRT और NCRT से होगा। ऑप्शन ए सही हो जाता है, कुमार संगकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, राज्यसभा को फिल इन द ब्लैंक किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, अपर हाउस, उच्च सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सा सुचालक नहीं है, क्योंकि 3 सुचालक हैं। ऑप्शन ए चीनी मिट्टी का बर्तन है, पोर्सिलिन। अगला है नागालैंड की राजधानी, एकदम से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन बी सही हो जाता है, कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी इसका संक्षिप्त नाम क्या है? आईसीटी का संक्षिप्त नाम क्या है? एक मिनट, ये कैसे हो गया? आईसीटी का संक्षिप्त नाम, आईसीटी का है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अरे भैया कैसे नहीं हो रहा है छोटा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहले ये थोड़ा सा कर दें सही। अरे बाप रे, क्या है? इसको कौन सी बीमारी हो गई? चलिए यहां से खोल लेते हैं, ओपन, दूसरा ओपन कर लेते हैं। कहां तक हुआ था? कौन सा क्वेश्चन हुआ था? कहां तक हुआ था? चीनी मिट्टी का बर्तन। ये स्वराज पार्टी हो गया, स्वराज पार्टी के संस्थापक। यहाँ पे आगे चलते हैं, 1 मिनट, जस्ट 10 सेकेंड रुक जाइए। टेक्निकली ना बड़ी, और आप सभी के धैर्य के लिए प्रशंसा करते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? यहाँ तक हो चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है। विश्व कप में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कुमार संगकारा, विकल्प ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी उच्च सदन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, चीनी मिट्टी का बर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, कोहिमा है। फिर है आईसीटी, हाँ यहां से था। आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? आईसीटी का शॉर्ट फॉर्म आपको बताना है, आईसीटी का शॉर्ट फॉर्म बताना है। तो आईसीटी का शॉर्ट फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी विकसित की गई थी? कौन सी प्रौद्योगिकी विकसित की गई थी? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सोनार, ऑप्शन बी सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? मानव श्वसन में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। और जो गैसें होती हैं ये मिश्रण, मतलब पूछा जाता है कि गैस जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो मिश्रण है या यौगिक? आपका उत्तर हो जाता है मिश्रण है। यूरो किसकी मुद्रा है? जो यूरोपियन जोन में है सभी, तो ये सभी की मुद्रा यूरो है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? इंफ्रारेड किरणें, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहां पर पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक कहां पर पाए जाते हैं? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जिला अगर है तो हम आपको बता चुके हैं छतरपुर जिला है। मध्य प्रदेश में जो छतरपुर जिला है वहां पर पाया जाता है खजुराहो का स्मारक। और खजुराहो जो थी चंदेल वंश की राजधानी थी। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? ताशकंद की घोषणा कब हुई थी? 1965 के बाद हुई थी। और हुआ कब था ये रियल में? 66 में। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ लगती है? अगर विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प में आपका उत्तर सही हो जाएगा, भारत और म्यांमार के बीच, म्यांमार के साथ। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है। और राज्य की कितनी राज्य के साथ लगती है आपको यहाँ पर हम बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आ रहा है धीरे धीरे,
कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो डिप्थीरिया है, ये नाक और गले से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ पर। डिप्थीरिया है, नाक और गले से संबंधित है, मेनली श्वसन संबंधित ये बीमारी है। डीपीटी के बारे में यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है टेक्सास। ऑप्शन डी सही हो जाता है, नासा का मुख्यालय टेक्सास। सही है, नासा का मुख्यालय टेक्सास। लो फिर टेक्सास रिप्लाई। सब सो रहे हैं एकदम से। वॉशिंगटन है। क्यों नहीं गलत बता रहे हैं आप? मतलब हम गलत बोल देंगे, आप वही मान लेंगे हमेशा। ऑप्शन बी सही होगा भाई, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, वही हम चेक कर रहे थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम, एनजीटी का पूरा नाम। थोड़ा बहुत तो हमें चेक करना बनता है ना कि आप लोग नींद में तो नहीं है, या फिर कभी मत करिए। जो सही हो आपके दिमाग में वही बताते रहिए। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन डी सही हो जाता है। सारी चीजें डिटेल में बता चुके हैं। और अगला है इनसैट 3D, एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह है। ये कब लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है 13। ये 13-14 में लॉन्च किया गया था मेनली। अगला है भारत फिल इन द ब्लैंक किसमें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? 1800। विकल्प कौन सा सही होगा? डायरेक्ट आंसर की तरफ आइए। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है 1858। ऑप्शन बी 1858 में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आमतौर पर एक जो वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या है? रंगों का इसमें भेद नहीं हो पाता, मेनली लाल और हरे रंग का। तो ये आनुवंशिक बीमारी है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी रैबिट। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहां पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है? ये स्थित है न्यूयॉर्क में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही। चलिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, बिहार में, कोई बिहार कह रहा अपना बिहार। चलिए, ओरल टेस्ट के लिए तैयार है? ओरल टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। ओरल टेस्ट यहां पर स्टार्ट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? फटाफट से बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? जल्दी से रिप्लाई करिए। चलिए, इसके बाद से आपका 10 मिनट यहां पर लेंगे, 10 मिनट लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? अगर हम यहाँ पर विकल्प दे देते हैं, राष्ट्रपति आदेश देता है, या फिर कानून द्वारा संसद पास करके, या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना से, या फिर ये केंद्र सरकार की अधिसूचना से, या फिर जजों के द्वारा, कौन सा विकल्प सही होगा? यहां पर बताइए। देखिए, बड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन मैंने पूछा है।
सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ऑप्शन यहां पर जो भी मैंने दिया था, पता नहीं, याद नहीं है। कानून द्वारा संसद। देखिए, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है, संसद कानून के द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। ठीक है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे, फिर 1956 में कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। फिर 1960 में 13 हो जाते हैं, फिर 1977 में 17 होते हैं, फिर 1985 में 25, और ये वर्तमान में संख्या कितनी है? ये वर्तमान में संख्या कितनी है? फिर बदला गया है, कितनी है? जल्दी से बताइए। वर्तमान में 34 ना, यहां तक मैंने बता दिया, 31 तक बताया है। तो उसके बाद 33 + 1, ये 34 हो गई है। बड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था ये। मैंने सारे क्वेश्चन जो कल के लिए बनाए थे तो मेरा दिमाग में है, तो कुछ क्वेश्चन उसमें से माइनस भी होते जा रहे हैं। चलिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? लिख के ले लीजिए, सभी नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भाई देखिए, हम आपसे हमेशा कहते हैं बहकाने वहकाने का काम नहीं करेंगे। अगर हम SCERT पढ़ा रहे हैं, 9 से 12 तक की किताब है तो है तगड़ी वाली, ये इसको नोट कर लीजिए। तो यहां पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश का जो दर्जा दिया गया संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? अगर हम यहां पर चलिए विकल्प दे देते हैं, 69वां, B 70वां, C 71वां, D 75वां। सही आ जाता है यहां पर 69वां है, 69वां संशोधन है। 69वां संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को मतलब विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सही है, कठिन तो नहीं लग रहा है। अच्छा, राज्यपाल को उसके कार्यकाल से कौन हटा सकता है? राज्यपाल की यहां पर बात करें, राज्यपाल है। राज्यपाल को एक बार, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सभी फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। अगर उनको आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारी एनर्जी और हौसले को जरूर बढ़ाते रहिएगा। ठीक है। और हाँ, राज्यपाल को उनके कार्यकाल से कौन हटा सकता है? अगर हम यहाँ पर विकल्प देते हैं आप सभी को, तो राज्यपाल को कौन हटा सकता है? विकल्प में आप नोट करिए, राष्ट्रपति, B है संसद है, C है उपराष्ट्रपति, D है राज्य की विधानसभा। राज्य में राज्यपाल होता है तो राज्य की विधानसभा। बिल्कुल सही है। कितना भी मैंने कहा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति, राज्यपाल जो है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, यानी कि राष्ट्रपति ही उसका सर्वेसर्वा होता है। राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक, ये हो गया, इसका मतलब हो गया। आगे चले। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट से। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए? भारतीय संविधान, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में से नया राज्य बनाने के लिए, मतलब यहां पर हम ये पूछना चाह रहे हैं। चलिए छोड़िए, ये बताइए कि किस अनुसूची में राज्य और संघ के बारे में वर्णन किया गया है? कौन सी अनुसूची में राज्य और संघ के बारे में वर्णन किया गया है संविधान में? सही पकड़ लिए, क्वेश्चन ही पकड़ लिए, दिव्या, बहुत बढ़िया। तो पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही।
क्वेश्चन पूछते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, अगर हम लोकसभा के सबसे ज्यादा सीटों की बात करते हैं, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति, जाति नहीं जनजाति नोट करिए, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? किस प्रदेश में? यूपी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, किस में है? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यूपी एमपी, यूपी एमपी। उत्तर आपका सही हो जाता है एमपी। सभी की रिप्लाई देख ली, किसी ने रिप्लाई भी किया है 6, तो बड़ी सही सी रिप्लाई है। तो मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीट है उसमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए, 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। एमपी है आपका 100% मतलब सही है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, ये बहुत सी सिंपल सा है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पर पेश किया जाता है? राज्यसभा में। देखिए ऑप्शन में दिया जाए राज्यसभा, लोकसभा, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या फिर ये दोनों के संयुक्त सत्र में। कहां पर उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो किसमें पेश किया जाता है? राज्यसभा में। जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो विकल्प में चाहे जो भी रहा हो, केवल राज्यसभा सही होगा। ठीक, राज्यसभा लोकसभा में इंटरेस्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आसान से लेते हैं। अच्छा ये बताइए, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? भारत का पहला नगर निगम, ये भी आसान नहीं है। क्या बात है भाई, बढ़िया है। भारत का पहला नगर निगम, भारत का पहला नगर निगम, ऑप्शन बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद, इलाहाबाद, कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, सही जवाब है मद्रास है, मद्रास है। तो मद्रास नगर निगम भारत की सबसे पुरानी नगर निगम है, जिसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1687 के करीब हुई थी, 1687। ठीक, क्लास को खत्म करें। आप लोगों से बस एक ही चीज कहेंगे कि कल 10 बजे की जागरण क्लास को एकदम से सुपर डुपर हिट बनाइए और जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप एससीईआरटी को पढ़िए 9 से 12 तक की, नहीं तो वनडे एग्जाम टारगेट को ज्वाइन कीजिए। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी को छोड़ करके हम हटते ही नहीं है, हमारा जो भी बेस होता है एससीईआरटी और एनसीईआरटी होता है। तो कल 10 बजे की क्लास को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और चलते हैं, क्या हुआ? अच्छा और भी पूछिए।
अरे बायोलॉजी तो मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। और एक चीज आपसे और कहेंगे, एक चीज आपसे और कहेंगे कि देखिए लास्ट में एक रिक्वेस्ट आप समझिए, चाहे इसे रिक्वेस्ट समझिए, चाहे इसे सजेशन समझिए, ठीक है, चाहे आप इसे एक डांट समझिए, चाहे जो भी समझिए, बस एक ही चीज कहेंगे कि सिंसियरिटी एक स्टूडेंट का मुख्य आभूषण माना जाता है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि आप एकदम से नीरस हो जाइए, एकदम से चुप हो जाइए, कुछ भी, लेकिन शांत रहिए। एक आपके अंदर वो चीज गंभीरता आनी चाहिए। अगर आप गंभीर नहीं है तो गंभीर आपके अगर नेचर में गंभीरता वाली चीज नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी के लिए ही गंभीर नहीं है। जो अपनी जिंदगी के लिए गंभीर नहीं है वो आगे अच्छा नहीं कर सकता है। इस चीज को नोट कर लीजिए। एक एंजॉयमेंट का टाइम अलग होता है, लेकिन जब आपका एग्जाम आपके सर पर है और आपको खुद को प्रूव करना है, आपको अपने आप को सिद्ध करना है, और ये आर पार की लड़ाई है, फिर उसके बाद भी आप मतलब इस तरीके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत है, आप चाहे जैसे भी रहिए, लेकिन हाँ एक टीचर जो होता है और एक जो पेरेंट्स होते हैं, इन दो के अलावा शायद ही दुनिया में तीसरा होगा जो आपको सजेस्ट करेगा कि आप सच में पढ़ाई करिए या फिर अपने फ्यूचर को लेकर के अलर्ट रहिए। कोई नहीं कहेगा। तो कहने का मतलब ये जो बातचीत है इसका एक फिक्स टाइम रख लीजिए, और ऊपर से जो इस तरीके के कमेंट आप करते हैं आपको भी डिस्टरबेंस होता है। अगर आपको सच में डिस्टरबेंस नहीं होता है तो आप आराम से ऐसे पढ़ा करके, लेकिन और बच्चों को दिक्कत हो जाती है। खुद आपके लिए भी तो ये ज़रूरी है ना कि आपका एग्ज़ाम जो है सर पर है, या तो आप वो स्टूडेंट है नहीं, या तो अगर आप स्टूडेंट है नहीं, और अगर हैं भी तो बहुत ही नीचे कैटेगरी में है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस बार की वैकेंसी अच्छी खासी, सीट अच्छी खासी, सीट बढ़िया है, सीट बढ़िया है। और साथ ही साथ में ये भी जानिए, सीट बढ़िया होने के साथ साथ कंपटीशन भी एकदम से हाई लेवल का है। सीट भी अच्छी खासी, कंपटीशन भी अच्छा खासा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोग अभी तक बहुत ज़्यादा पढ़ भी चुके हैं, तो थोड़ा ही पढ़ के अगर आपको सक्सेस मिल जा रही है तो गड़बड़ है क्या? नहीं है ना। तो अभी का जो गोल्डन चांस आपके पास है, क्यों उसे बेकार कर रहे हैं, क्यों उसे खत्म कर रहे हैं? सत्तर हजार प्लस सीट आएगी। यही तो एक चांस से बचा है, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी। अब सपना ही देखते रह जाइए, मेहनत नहीं करेंगे, फिर बाद में पता है क्या करेंगे? बाद में यही कमेंट सेक्शन में आप ही लोग आएंगे, बाद में इसी कमेंट सेक्शन में आप लोग आएंगे, मैम मेरा 58 बन रहा है, 58 बन रहा है, ये मेरिट 58 तक जाएगी क्या, 57 तक जाएगी क्या? नहीं जाएगी। हे भगवान, हमने पढ़ा था, ये मेरे से गलती हुई। फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। और जो पछतावा कर रहे हैं ना, उनसे पूछिए क्या दिक्कत है, कितनी एक टीस रहती है मन में। अभी नहीं आप कर पाएंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। यही सबसे बेटर आपके पास चांस होता है। अभी अगर आपको करना है कर लीजिए, इसके बाद पता नहीं स्थिति परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग हो कि ना हो। मिनट लगता है समय बदलने में, मिनट लगता है परिस्थिति बदलने में, पता ही नहीं चलेगा कल सुबह आपके साथ क्या हो जाए। आज बढ़िया समय है, आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट घर से मिल रहा है, हिम्मत मिल रही है, टाइम मिल रहा है, तो उसका यूटिलाइज कर लीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो रोने की नौबत ना आए। हम यही चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट सफल हो जाएं। सफल हो जाइए। आप मुझसे कभी ना मिलिएगा, कभी ना बात कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सफल होकर के अपनी जिंदगी को खुशनुमा तो बनाएंगे, खुश तो रहेंगे। मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जो भी बात करें, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमें लगे तो हम कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना बोले। चाहे आप मुझे गाली भी दे देंगे तो क्या ही बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब वही टाइम जो आप यहाँ पर दे रहे हैं, 1 घंटे अगर
चलिए ये भी मान लेते, अगर आप हमको 1 घंटे बैठ करके या खड़े होकर के कुछ भी करके आप मेरे लिए उल्टा बोलिए, ये आपस में चैट करिए, ये किसी के लिए भी उल्टा बोलिए, आपको 1 घंटा तो गया ना, वही 1 घंटा अच्छे काम के लिए बिताइए ना, वही 1 घंटा अपने लक्ष्य के लिए दीजिए। जब बात का रोना होता है ना कि मेरे से ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, तो ये रोना गलत नहीं होता है। रोना गलत इसलिए नहीं होता है कि आपने कहीं ना कहीं से चूक की है। वो जो बंदा ले जा रहा है सीट, वो कैसे ले जा रहा है, उसने चूक की है, वो मेहनत कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो तफरी नहीं कर रहा है। दुनिया भर की बकैती अभी करनी है, फिर उसके बाद से क्या होगा, फिर रोना है, मेरा गुनाह कितना है, मेरी रिश्ती डाउन जाएगी कि नहीं जाएगी। अच्छा ये हुआ, वो नकलची वाले पकड़े गए, वो सभी फ्रॉड वाले पकड़े गए, ये शुरू हो जाता है। हम तो खुद इतने रिलैक्स माइंड से रहते हैं और हमारी फैमिली, हमारा एनवायरनमेंट घर का खुद मतलब हम इस एनवायरनमेंट से हैं, कभी मेरे लिए कभी कोई बाउंडेशन नहीं रही, कभी रोक टोक नहीं रही है। लेकिन आप लोग ये समझ सकते हैं कि मैं आपके सामने हूँ, कभी मेरे को रोक टोक नहीं रही, कोई भी चीज की मतलब एक आज़ादी जिसे कहते हैं ना, वो मैं जीती हूँ। मुझे मतलब ऐसी जिंदगी मिली है। एक लड़की हो करके भी जिस तरीके से हमारे सोसाइटी में प्रचलित है उससे बहुत दूर हूं मैं, मतलब उससे बहुत अलग मुझे परवरिश मिली, हर चीज मिली। लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं लापरवाह हो जाऊं, यही तो संभलना होता है। नाजायज फायदा कभी किसी चीज का नहीं उठाना चाहिए, कभी भी नहीं उठाना चाहिए नाजायज फायदा। ये मतलब हम ये नहीं करें कि आप कमेंट ऐसे ना करिए या फिर इस तरीके से आप बिजी ना रहिए। नाजायज फायदा, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो उसे गलत तरीके से खराब ना कीजिए। अगर आपको सपोर्ट सही से मिल रहा है तो उस सपोर्ट का सही से फायदा उठाइए। आपको अगर सच में फाइनेंशियली अगर आप अपने, कभी आपको अकेले छोड़ दिया जाए ना, हालत खराब हो जाए, एक दिन भी नहीं जी पाएंगे। अगर फाइनेंशियली आपको हेल्प मिल रही है उसे सही तरीके से यूज करिए। नाजायज फायदा किसी भी चीज का ना उठाइए। आप लिख के ले लीजिए 100% सफल होंगे, 100% सफल होंगे। मौज मस्ती करिए, उसके लिए भी अलग टाइम होता है। खूब मौज मस्ती करिए, एकदम से रैंडम तरीके से जी लीजिए। उस मौज मस्ती में इतना पागलपन कर लीजिए ना कि आपको लगे ही ना कि वही इंसान वो है। लेकिन पढ़ाई के टाइम पे सीरियस रहिए। ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, पता है। हम ये चाहते हैं कि कम, जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं सभी का सिलेक्शन हो, सभी का सिलेक्शन हो। मेरा बस ये रहता है कि अगर 10 बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाए ना, नॉर्मल बात थोड़ी ना है। लेकिन अगर सच में, पता है 70,000 की सीट है भाई, 70,000, और सभी का सिलेक्शन हो गया। इतने जो 11:44 तक जग रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में समय हो रहा है, एक मोटे मोटे हिसाब में 12 बजे कर लेते हैं, तो 12 बजे तक जो बच्चे जग रहे हैं नॉर्मल बच्चे हैं क्या यहाँ पे? अगर प्रेजेंट टाइम में अभी जाते जाते 150 बच्चे बचे हैं तो 150 का सिलेक्शन होना नॉर्मल चीज है? नहीं है। मेहनत तो करिए, एक बार मेहनत करिए, देखिए सफलता मिलती कि नहीं, दौड़ के आती है, दौड़ के आती है। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपने ना पढ़ी हो, जिसका भले ही आपको नहीं याद है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे आपका पालन ना पड़ा हो। सब कुछ आप देख चुके हैं, सारे टर्म्स आपके सामने से गुजर चुके हैं। भाई कितनी एज हो चुकी है, नियर अबाउट 30 पे पहुंच ही रहे हैं आप लोग, 25 प्लस हैं, और कितना समय चाहिए? जिंदगी की और भी अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। अब इसी में अगर 50 कर देंगे तो फिर तो और कैसे क्या कर पाएंगे? माता पिता के सपने को पूरा करिए भाई, कब तक उन्हीं पर डिपेंडेंट रहेंगे? वो मरते दम तक आपको खिला सकते, खिलाएंगे भी, लेकिन आपका क्या फर्ज बनता है कि खाते ही रहेंगे? तो बस हम यही कह रहे हैं। और ये सारी चीजें ना, आप 1000 मोटिवेशनल वीडियोस देख ले, चाहे जो लाइन पढ़ ले, कुछ भी नहीं हो सकता। सीरियसली मैं बता रही हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारे शॉर्ट टर्म के मोटिवेशन होते हैं। 2 मिनट का मोटिवेशन मिलता है, फिर तीसरे मिनट आपको फुर्र हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि रियल मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है, अंदर वाली आग है ही नहीं है आप में।
अंदर वाली आग नहीं है। और अंदर वाली आग नहीं, ये जो सोशल मीडिया का पूरा चक्कर है ना, आपको एकदम से लपेट के रखा हुआ है, ऐसा लपेटा हुआ है ना कि आपके हाथ में मतलब 24 घंटे तो मोबाइल रहता है, लेकिन उस 24 घंटे में सही से उस मोबाइल का यूटिलाइजेशन क्या है, आप कितना करते हैं? उनकी रिप्लाई देना आपका एक फर्ज सा बन गया है। लेकिन सच में कितना आप पढ़ने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, ये तो आप ही लोग जानते हैं। नहीं करेंगे तो भाई ये समय चला जाएगा, फिर आप यहीं के यहीं रुके रह जाएंगे। ना समय किसी का वेट करता है और ना लोग किसी का वेट करते हैं। आप कितने भी करीबी रहेंगे, उनको आपसे बेटर, हमेशा एक बेटर ऑप्शन की सबको तलाश होती है। आप अगर बेटर नहीं है तो कहीं नहीं पूछे जाएंगे। लिख के ले लीजिए, चाहे आप में चाहे जितनी काबिलियत हो, चाहे जितनी स्मार्टनेस हो, चाहे जितनी सुंदरता हो, ये धरी की धरी रह जाएगी। फिर तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। चलिए, आपको पता है हम कभी, आप ये सोचते होंगे हम कभी कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखते, कभी नहीं देखते थे, कुछ भी नहीं देखते थे, कभी नहीं देखते थे, बस एक ही काम करते थे। हमें पता है मम्मी पापा का चेहरा, पेरेंट्स का चेहरा याद करिए। मेरे पापा बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, लेकिन बहुत ही मेहनती और स्ट्रगल किए हुए पर्सन है। तो जिस भी कंडीशन में मेरे पेरेंट्स ने हमें बाहर निकाला, वो सारी चीजें हम याद करते थे। जिस कंडीशन में बाहर निकाले, फिर जिस परिस्थिति में हम पड़े थे, और जितनी कमाई ने उससे ज्यादा का खर्चा मेरे ऊपर किया गया था, तो वो सारी चीज को सोचते थे। फिर आग क्या कह रहे हैं, ज्वाला जलने लग जाती थी। जब ज्वाला जलेगी तो आप रुक कैसे सकते हैं? कभी नहीं रुक सकते भाई, कभी भी नहीं रुक सकते हैं। बस यही कहेंगे, समय का उपयोग करिए, जो है अभी है, इसके बाद कुछ नहीं। और जिंदगी में ना, अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं, खुद में हिम्मत नहीं, खुद में क्षमता नहीं, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। लिख के ले लीजिए। चलिए, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अरे वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, पक्का आएगी, 100% आएगी, 100% आएगी, 100% आएगी। और फॉर्म पढ़ने से क्या मतलब, फॉर्म पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रश्मि कुछ नहीं बोलना है, खाली सिलेक्शन मिल जाए, जवाब सबको मिल जाएगा। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं, सिलेक्शन पा जाएगी, बस सिंपल सी बात। तो स्मार्टी बॉय मैम, जब आप ऐसे कहती है तो मन होता है कि सोए नहीं, रात भर पढ़े। पढ़ लीजिए, रात भर पढ़ने से अगर आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है तो नींद ही तो गंवाना है, गंवा लीजिए। जब हमारे पास एक ही टारगेट है तो क्यों नहीं कर सकते भाई? हम आपके टारगेट के लिए परेशान हैं। अगर आप सच में जुड़ जाएं तो हम रात रात भर तक क्लासेस चलाते थे, और वही चीज फिर से चलाएंगे। हमने फिर बीच में क्यों बंद कर दी? आपके अंदर जोश ही नहीं है। जोश आ जाए तो फिर हम चलेंगे। और मेरे पास तो कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। आपके पास तो बस एक ही काम है, मेरे पास तो एकदम से भरा पड़ा है। हाँ बिल्कुल। चलिए मिलते हैं, और कल की 10 बजे वाली क्लास आप लोग जागरण की जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको अच्छे खासे टफ
पहले से बता रहे हैं टफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा फिर उसके बाद ये क्लास, वैसे भी हम ये जागरण क्लास मेरी कंटिन्यू रहेगी और इसके बाद जो आपकी करंट और इन सब की क्लास होती है तो इसमें और थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज का मतलब है कुछ और चीज़ें ऐड होंगी। आपको 2 दिन का टाइम, आपसे मैंने 2 दिन का टाइम मांगा है, तो 2 दिन का टाइम दीजिए। जलते और जगाते रहिए। चलिए, ओहो बहुत टफ है पूजा वर्मा, बिल्कुल बहुत टफ है पढ़ना। और एक चीज और भी बता दे रहे हैं, शादी के पहले देखिए एक्सेप्शनल केसेस भी होती हैं, ऐसा नहीं कहते। शादी के पहले ही जिंदगी होती है रियल में, जो भी करना है, पाना है, खोना है, जो भी मतलब सीरियसली करना है कर लीजिए। और शादी के बाद ना जॉब भी करना मुश्किल हो जाता है, कोई साथ नहीं देता है, कोई सपोर्ट नहीं करता। पैसे की सबको जरूरत होती है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, तब भी मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, हम अपने पैर पर खड़े होते हैं तो हमारे में हिम्मत होती है, कॉन्फिडेंस होता है। पैसा सबको चाहिए लेकिन ना सपोर्ट कोई करेगा ना हेल्प करेगा। तो कुछ चीज़ें बड़ी फैक्ट हैं, बहुत ही सीधी सी हैं। और हाँ, एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो कि जहाँ पर फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो बड़ी अच्छी सी होती है, बाकी सब खुद ही से करना होता है, इस चीज़ को मान लीजिए। और क्या बात है, चलिए मिलते हैं। क्या हुआ? अच्छा, कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ होगा, थर्ड लिस्ट में। अभी एक अजय पांडे मैसेज करके वो मैसेज किए थे। लड़कियों की जिंदगी कभी आसानी नहीं होती है। हाँ, मायके में है तो सब एकदम से बेटर ही होता है, जैसे जन्नत रहती है। चलिए मिलते हैं ना फिर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, लव यू ऑल। और सभी से गुड नाइट। ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहिए, यही जो है समय आपका गोल्डन है। बाकी तो जब समय निकल जाएगा ना, जब मौका निकल जाएगा तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। चलिए मिलते हैं फिर, सभी से गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।